अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है जी? 7 क्लास, क्या हाल है आपके? और सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का होने वाला है पेपर अभी कल या परसों। आपने तैयारी कर लेनी है बेहतरीन। मैं दुआ करता हूँ कि आपके यकीनन बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आएंगे। और सबने इंशाल्लाह लिखना है, एक दूसरे को दुआ देनी है। कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा अपने बारे में, कैसे पेपर हो रहे हैं और कितनी तैयारी आपने कर ली है, ठीक है? हाँ, और जो लोग नए आ गए हैं वो उनको मैं कहता हूँ कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब किए बगैर आपको नया पेपर नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन करने से आपके पास खुद ब खुद मालूमात पहुंच जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो नीचे बटन में सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। ठीक है बेटा सारे बच्चे, अब हम पढ़ेंगे अपना सारा जो पेपर है इसको हल करेंगे। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो, सवाल का जवाब भी आप तक पहुंच जाए। और जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपने खुद निकालना है और फिर मेरा जवाब देखना है। वीडियो को रोक के अपना क्वेश्चन का आंसर देकर फिर देखना है कि मैंने क्या आंसर दिया। ठीक है जी? तो मैं शुरू करते हैं अपने आज का पेपर। तो इसके अंदर हम पहले पे बात करते हैं क्वेश्चन 1, द एलसीएम। ठीक है, लोएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, एलसीएम जो होता है आपके पास ऑफ 12 एंड 24। ठीक है, या यूं कह लो कि आपने, अगर उर्दू मीडियम वाले परेशान ना होइएगा, उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ पर रहें, उनका भी एबीसीडी का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, उनको मैं सारा पेपर भी दिखा दूंगा। तो भाई आपने निकाला तो क्या जवाब निकला, खुद निकालो फिर देखो, रोक के देख लेना वीडियो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, दैट इज 24। ठीक है, आपके पास मिसाल के तौर पर क्या है, 1/12 है और आपके पास 2/24 है। मतलब 12 और 24 को निकाल के, इनका ज़ाफ़ेकल कहते हैं उर्दू में इसको, तो ये निकालोगे तो आपके पास 24 निकलेगा। ठीक है, बाकी अब सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकूंगा क्योंकि आपने बस अब जवाब याद करने हैं, पेपर बहुत ही करीब है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। ठीक है, मॉड अगर देखा जाए तो क्या जवाब है अभी इसका? 2 का आंसर है जी बी। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है इसके अंदर? तो आंसर है जी सी। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, इकरा बॉट टू 1/12 किलोग्राम ऑफ द शुगर एंड शी यूज्ड 5/9 किलोग्राम ऑफ द शुगर। यानी उसने इतना खरीदा, इतना इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आपको क्वेश्चन का करना आता है तो करके जवाब निकालो, आपको बहुत खुशी होगी। अगर आपको जवाब नहीं आता, यानी करना ही नहीं आता आपको, तो बेटा बस फिर जवाब अच्छी तरह याद कर लो और सवाल भी याद कर लो, क्योंकि इस सवाल का ये जवाब आपने देना है। फिर उसके बाद, क्योंकि सवाल याद करना भी ज़रूरी होते हैं, अगर सवाल नहीं बताओगे तो और जवाब रट्टा मार लोगे तो फिर सवाल पता ही नहीं चलेगा किसका क्या जवाब देना है, तो भी गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 1/3 इज। तो इसका क्या जवाब निकलेगा? इसको हल कर लो, बड़ा आसान सवाल है, इसका जवाब है सी। फिर है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एम्प्टी सेट ऑफ इज डिनोटेड बाय। भाई एम्प्टी सेट को किस तरह से आप शो करते हो? तो क्वेश्चन 6 का जवाब आपके पास आ रहा है ए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट। भाई इस सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट के बारे में बताओ कि वो तादाद में कितने होते हैं। तो उसका आंसर आता है जी डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन 3 7 x 21। इसको हल करो, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आता है आपके पास सी। ठीक है, ये करके देखो, अच्छी बात है, तो आपको जवाब समझ में आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है 9, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2060। भाई इसको सिंपल करते जाओ, 2 पे तकसीम करो, 3 पे तकसीम करो, जहाँ पे होता जाए और आखिर में ऐसी जगह पहुंचो जो तकसीम मजीद ना होता हो। तो क्या जवाब निकलेगा? तो इसका जवाब आपके पास है सी। ठीक है, फिर इसके बाद हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज। अगर आपने खरीदा है, कॉस्ट बनी है 625 और सेल और उसे बेच दिया है कितने में? 700 रुपये में, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? बड़ा आसान सवाल है, तो 10 का आंसर आता है जी आपके पास सी। फिर नेक्स्ट है जी, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट। तो स्क्वायर शेप प्लॉट का अगर एरिया इतना हो तो फिर उसकी लेंथ क्या होगी एक साइड की? तो स्क्वायर की एक लेंथ सब बराबर होती है, तो एक लेंथ निकालोगे। ठीक है, तो आपके पास ये बस इसका स्क्वायर ले लोगे आप, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा, मतलब इसकी डेजर भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। तो बहरहाल समझ नहीं आ रही बात की तो डायरेक्टली जवाब देखो। तो 11 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है ना, जो बच्चों को करना आता है उनको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और अगर आप लोग को पहले याद नहीं है, फिर आपको यकीनन मेरा हिंट समझ में नहीं आएगा, फिर आप बस जवाब याद कर लो।
तो क्वेश्चन नंबर है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर आता है आपके पास, पढ़ो पहले क्या सवाल है। इफ द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपके पास एक सीक्वेंस है और देन इट्स 20th टर्म विल बी, तो वो क्या होगी। तो क्वेश्चन 12 का आंसर है जी ए। फिर नंबर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये आपके पास फिर सीक्वेंस है 7 9 11, समझ गए होंगे ये कि कौन से आदाद हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, तो आपसे कैसे शो करोगे। तो 13 का आंसर बनता है सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द बाइनोमियल। तो बाइनोमियल इसमें बताओ कौन सा है, तो आंसर आता है आपके पास बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, द प्रोडक्ट ऑफ द, इन दोनों का प्रोडक्ट या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जो आपको यहाँ पे दिया गया है 9x² एंड 3xy को, तो आंसर क्या आएगा। यस, तो आपके पास आंसर आएगा ए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पहले था, एक एक्स और आ गया तो एक्स का क्यूब बन जाएगा, और इधर भी वाई है इधर भी वाई है, तो दो वाई मिलकर वाई स्क्वायर बन जाएंगे, बाकी 9 3 27। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ, इन दोनों को जमा करना है तो क्या जवाब निकलेगा। ठीक है, ये भी आसान सी बात होती है, तो इसका जवाब आपके पास आ रहा है ए। फिर उसके बाद लिखता है द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 8 बुक्स ऑफ उर्दू एंड 15 बुक्स ऑफ मैथ। भाई मैथ की 15 और उर्दू की 8 किताबों का अगर जमा करें एल्जेब्रिक सम क्या बनेगा, तो जवाब आएगा सी। नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8, ये हमारे पास पॉइंट है लाइज इन द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में किधर होंगे, तो उसका जवाब आता है बी, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका सोल्यूशन निकालो, तो सोल्यूशन बनता है इसका बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड, यानी 5 बल्ले एंड 8 बॉल्स, और 8 जो है बॉल्स या कह लो गेंदे, इज द 42 विल बी। तो लीनियर इक्वेशन लिखो इसके लिए, तो क्या बनेगी, तो ये आपके पास जवाब आ रहा है बेटा बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कहता है मीटर इज 15 किलोमीटर आर, यानी एक 15 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, शाबाश। फिर नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेंटीमीटर्स इन 62 मीटर्स आर, तो इसको आपको 1000 से तकरीबन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास 22 का आंसर बन जाता है सी। बल्कि इसके अंदर आपको 100 से, मैंने क्या बोला, डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बस 62 को मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ उसको सी। अच्छा, और आपको हो सकता है बबल शीट दे दें आपके आपके स्कूल में, बताइएगा आपको स्कूल में बबल शीट मिलती है या बस पेपर पे ऐसे कर लेते हो। बबल शीट मिल जाएगी तो फिल करना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आपको ऐसे मिल जाए जैसे ये बना हुआ है, तो बस फिर एक सर्कल कर देना चाहिए, जैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है इफ अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी ऐसे ट्रेन की, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। सर्कमफेरेंस पाई की वैल्यू देता है, वो तो आपको आती होगी 22/7 22/7, तो इसका आंसर बनता है वो है ए। फिर नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में कहता है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी। तो अब वॉल्यूम में भी हमें पाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो साथ साथ लिख रहे हैं, तो इसका आंसर बनता है 25 का बी। नंबर नेक्स्ट है 26, अ ट्रायंगल विद अ एंगल लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड। भाई एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 60 90 से कम का जाविया हो या एंगल हो, तो वो क्या कहलाता है, तो बेटा आंसर है इसका सी, आइसोसील ट्रायंगल। अच्छा, फिर उसके बाद लिखता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 100। अगर एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल तो 100 है एंड सेकंड एंगल इज 40 डिग्रीज देन द थर्ड एंगल इज, तो ये सिंपल फार्मूला लगाना है और उसके बाद इसका आंसर निकालना है, जो इसका आंसर निकलेगा वो आएगा डी। फिर नंबर नेक्स्ट कहता है, ये बता दूं आपको कि ये 100 है ना, 100 और ये 40 है ना, तो कितना हो गया 140। 140 में कितना ऐड करें
कि आपके पास बन जाए 180, तो ज़ाहिर सी बात है 40 ऐड करते हैं, तीनों एंगल्स का जो मजमुआ होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरह से आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स इन द गिवन फिगर इज, भाई एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये देखो, ये तो 90 लग रहा है आपको, ये 45 लग रहा है, और इन दोनों को जमा करके 180 से माइनस कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास तीसरा एंगल होगा। तो बहरहाल आपको समझ आ गई तो ठीक है, वरना बस सिंपल सा आंसर लगाओ। 28 का आंसर है बी। नंबर नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री और ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन कहते हैं 8 साइडों वाले को, तो उसकी रेगुलर सिमेट्री के बारे में बता रहा है, तो या पूछ रहा है 29 का क्या आएगा बी। तो 8 साइडें होती हैं बेटा इसकी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तरतीब या साख्त, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है घुमाओ, यानी एक चीज़ को तीनों तरफ से घुमा कर देखो तो, या हर जगह से घुमा के देखो तो कितने साइड बनेंगे, 8 बनेंगे। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, बस याद रखना, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा इज, तो इसका आंसर आपके पास बनेगा बी, हाइट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की हाइट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। एक स्टूडेंट को देखा जाए छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, स्टूडेंट बड़ा होता है और बड़ा हो जाता है, तो इस तरह से बड़े 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 और बड़े हो जाते हैं। ये कंटिन्यूस डेटा है, ये बदलता रहता है। फिर यदि, और ये भी याद रखें कि आपको ये मैंने लिख के दिया, हर रोज़ बदलता है डेटा, हर रोज़ कुछ ना कुछ आप चाहे सेंटीमीटर मिलीमीटर बड़े हों, पर बड़े होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ अ डाइस इज रोल्ड, अगर एक छक्का फेंका जाए, देन प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर इज, या प्रोबेबल नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर 31 का आंसर है ए, 6 में से कुछ एक, 6 में से कोई एक तो आएगा ही ना, 2 आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन 6 में से एक आएगा। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 32, मीन ऑफ डेटा, इसका आपने मीन निकालना है और जवाब बताना है, तो जवाब इसका निकलेगा डी। पहले खुद निकाला करो, फिर जवाब देखा करो, ठीक है बेटा। फिर है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास क्वेश्चन 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, और साथ साथ उसके अंदर मजीद थोड़े से पार्ट भी हैं, ए और बी पार्ट है, ए और बी पार्ट है, ए और बी पार्ट है। तो ये हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सवाल और उनके जवाब के हैं। ऐसा 37 भी आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल जी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके बाद, जो हमारा पेपर है वो उर्दू मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। जवाब बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, आप बस ऊपर से ABCD कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर लो, या अगर आपको समझ में आ गई है थोड़ी बहुत, ऊपर पढ़ लो, समझ लो, और फिर उसके बाद ये जब मैं बोलूँगा, यानी आपको दिखाऊंगा अब ये, तो आपने इसमें खुद ही जवाब लगाने हैं, देखते हैं आपको कितने आ गए, ठीक है बेटा। जवाब वही हैं, बट ये कि दो पढ़ पढ़ के लगा लो, आपकी तैयारी यहीं पर आज ही मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नंबर ही देगा दोस्तों। आपने लाजमी तौर पे इंशाल्लाह लिखना है, अपने नंबर लिखने, कितने नंबर लोगे कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा। अच्छा जी, इसके बाद ये आप पेपर देख रहे हो सारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हिस्सा इंशाइया आ गया है, इस इंशाइया में देखो क्या बनता है। अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है, और ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। अब इसके जवाब के तौर पर आपने क्या करना है, आपने इसका जवाब लिखना है, देखो इसका जवाब आप यहीं से लिख लो, बल्कि यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वालों सेम सेम टू सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, बस एक जैसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाली बात याद रखना, कोई बच्चे डायरेक्टली कहीं से नकल लगा लेते हैं, फिर मसला होगा। जब यहाँ पहुँचोगे ना आखिरी जवाब पर, तो उसके होंगे 0.5 नंबर, ठीक है। ये वाला हिस्सा होगा तो उसका 1 नंबर होगा, ये वाला हिस्सा होगा तो उसका भी 1 नंबर होगा, मतलब हर एक स्टेप में कुछ नंबर्स है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सारे स्टेप करो, ये ना हो कि स्टेप कम कर दो या फिर नकल लगा के लिखा हो। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास एक और भी, कहता है इफ़ यू इज इक्वल टू, तो यहाँ सेट दिया हुआ है, ए बी सेट दिया हुआ है, बी बी सेट दिया हुआ है, 5 नंबर का सवाल है। तो क्या करना है, वेरीफाई करना है हमने इसको। तो भाई इसके लिए अगर आप सवाल लिखना शुरू करो, सेम टू सेम है, और ये आपके पास इसका जवाब है। यहाँ से लेकर आप शुरू करोगे और यहाँ तक आप ख़त्म करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। 34 के अंदर क्या है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये उर्दू में सवाल दिया हुआ है, 5 नंबर का सवाल है। अब करना ये है कि ये आपके पास सारा का सारा लिखा हुआ है सवाल, यानी यहाँ से शुरू कर लो उसको, अमाउंट ऑफ टिकट्स, या यहाँ पर टिकटों की रकम से लेकर आखिर तक, यानी यहाँ तक, और इसका भी यहाँ तक। मैं ऐसे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये आपके पास दोनों सवाल के जवाब हो गए, इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए। फिर ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, अगर जनरल रकम इतनी हो तो मालूम करो। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल के जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। और जो आपके पास 5 तो क्वेश्चन नंबर था ना, तो इसमें एक और पार्ट आ रहा है, वो ये वाला, साद अब्दुल्ला से 6 साल छोटा है, 2 साल बाद अब्दुल्ला की उम्र 7 से दुगनी हो जाएगी, तो इस तरह से करके उम्र बताओ। तो ये बेटा आपने सारा कुछ इसको हल करते हुए आपने मुकम्मल करना है। इंग्लिश वाले यहाँ से कर लेंगे, उर्दू मीडियम वाले यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर है क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 जो है इसके अंदर फिर आप वही, ये इंग्लिश में दिया हुआ सवाल है यहाँ से, और ये उर्दू में दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो अब करना क्या है, अब बस ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, और जब करोगे तो सारा आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कुछ हिस्सा यहाँ भी दिया गया है, बस ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये बताया गया कि सब कुछ लिखोगे ना तो 1 नंबर मिलेगा, ये लिखने पर भी 1 नंबर मिलेगा, ये लिखने पर भी ऐसे। तो नंबर की तकसीम कैसे है, यह असातिज़ा के लिए होती है, लेकिन फ़िलहाल आप इसे देख के फ़ायदा उठा सकते हो कि भाई हमें सारे स्टेप करने चाहिए। अच्छा, इसके बाद लिखता है नेक्स्ट के अंदर, बस तकरीबन आपका सवाल ख़त्म हो गए बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तैयार हो गए होंगे कुछ ना कुछ, और जो नहीं हुए बेटा उसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और नए आपके पास जो अगर पहुँचे लेक्चर भी होंगे और साथ-साथ आपके पास पेपर भी होंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन थोड़ी समझ के साथ आपको सिर्फ मेरे पास ही मिलेगी। और इंशाल्लाह हम आगे चलकर मज़ीद भी कुछ बातचीत करेंगे आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ठीक है? तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले पेपर में, और आप भी अल्लाह हाफ़िज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो।